Je remercie Madame. I thank the President of the General Assembly. I now invite His Excellency Mahmoud Abbas. दोस्तों, एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई। इस बैठक में ताबड़तोड़ एक के बाद एक देशों ने जिस तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता दी, उसके बाद के हालात आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे अमेरिका बौखलाया, कैसे नेतन्याहू बौखलाए, यही नहीं यूएन के अंदर कैसे खिल्ली उड़ गई अमेरिका और इजराइल दोनों की। आपको यह भी दिखाऊंगा कितने और देश अब इजराइल की जगह को आंखें दिखाकर फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। क्यों आखिरकार नेतन्याहू को डर सताने लगा कि जितने देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उन देशों की जमीन छोड़िए आसमान से गुजरना भी उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए खुद कह दिया, अब मैं 142 देशों में से कहीं से भी निकलूंगा नहीं, ना आसमान से ना जमीन से। बहुत सारी खबरें हैं, खबर हमास से भी जुड़ी हुई है। खबर यह भी है कि एक बड़ा और तगड़ा झटका गजा के अंदर इजराइल को लगा है और चीन ने कहां कैसे इजराइल को फंसा दिया जिससे वो कंगाल हो सकता है। खबर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज की। ये देखिए, तस्वीर देखिए जरा। कार्रवाई चल रही है पूरी, यूएन का सत्र चल रहा है, फिलिस्तीन पर चर्चा हो रही है, तालियों की गूंज है। I thank the President. इजराइल मौजूद नहीं। I now invite His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, to deliver a statement by video. तो यूएन में फिलिस्तीन पर चर्चा सत्र में भारत सहित सभी देशों की मौजूदगी, हमारे देश की मौजूदगी है। और हमारा ये पहला बार नहीं है, हमारा स्टैंड फिलिस्तीन को लेकर क्लियर रहा, हमारी सरकार का हमेशा रहा। और अब देखिए, अमेरिका और इजराइल की सीटें भी खाली रही हैं, ये क्लियर हो गया। वहीं अमेरिका ने क्या, यू लुक्स टू इंपोज सैंक्शन ऑन द एंटायर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉलोइंग इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल। कहा जा रहा है कि इजराइल को लेकर अब सारी हदें पार कर रहा अमेरिका। ये क्या वजह है कि इजराइल के खिलाफ जहां पूरी दुनिया खड़ी है, या यूं कहा जाए फिलिस्तीन के साथ जहां पूरी दुनिया खड़ी है और अमेरिका अकेला पड़ गया, फिर भी वो इजराइल के इस हरकत के साथ खड़ा है और अब तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रंप को सता रही है? आइए, इन सब के बीच एक बयान निकल कर आता है। किसका? नेतन्याहू का। पहले नेतन्याहू का ये बयान सुन लीजिए। לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. तो खबर क्या है? खबर यह है, नेतन्याहू ने यह नहीं सोचा था कि उसे लगा था कि अमेरिका के साथ वो नाटो के दूसरे देशों भी उसके साथ देंगे, वे अलग रहा। कैसे पकड़ सकते हैं? लेकिन एक के बाद एक करके यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं उन पर भारी दबाव है, जैसे इटली, वो मैं दिखाऊंगा आगे जाकर। अगर मान्यता देने वालों की संख्या बढ़ती गई तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका वैसे भी अकेला पड़ा हुआ है और अमेरिका की एक आदत रही है, याद करिएगा, अमेरिका कभी भी किसी का भी साथ छोड़कर कहीं पर कूद कर जा सकता है। इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ने वाला है। अर्जेंटीना, हंगरी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, ये वो देश जिन्होंने जरूर फिलिस्तीन को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया, लेकिन इन पर भी भारी दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले वक्त में दिक्कत बढ़ सकती है। अब नेतन्याहू इस कदर अकेले पड़ गए कि वो क्या कह रहे हैं, पढ़िए। ग्लोबल अपडेट्स की खबर है, इजराइल ने कहा दे विल नेवर ट्रेवल टू दोज कंट्रीज दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन एज ए स्टेट। 150 देशों में नहीं जाओगे, 150 कंट्रीज। उन्होंने कहा हम 150 ऐसे देश हैं, क्योंकि जो लोग फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वहीं नहीं जाओगे ना, तो 150 देश दे रहे हैं। कौन कौन से और देश शामिल हो रहे हैं? अभी तो 10 ने दिया था, आगे पढ़िए। यूएन ने दे दिया। यूएन देश नहीं है, खैर संयुक्त राष्ट्र संगठन है। अर्जेंटीना ये भी देने जा रहा है क्या? ओ, अर्जेंटीना ने भी साथ छोड़ दिया। बड़ी खबर। यूक्रेन, उनका नाम था या, यूरोपीय यूनियन में सारे दे ही रहे हैं। कतर, सऊदी अरबिया, तुर्की, यूएई, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान। अब मिडिल ईस्ट के सारे देश कल बड़ा ये मान्यता दे रहे हैं, आज शाम तक खबर आ जाएगी। वही चीन ने भी कहा यूनाइटेड नेशन का हिस्सा होना चाहिए फिलिस्तीन। जब उसे मान्यता यूनाइटेड नेशन से मिल गई है तो चीन ने अब यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनाने के लिए आवेदन दे दिया है। अब सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों के आमने सामने खड़े नजर आएंगे और पूरे जोर के साथ, कोई एहसान करके नहीं। यूएन के अंदर एक देश के तौर पर फिलिस्तीन का प्रतिनिधि इजराइल की प्रतिनिधि की आंखों में आंखें डालकर उनकी की गई हरकतों को बताएगा। लेकिन जो देश नहीं दे रहे हैं उनके हालात क्या हो रहे हैं, जरा देखिए तस्वीर। ये देखिए कैसे इटली के अंदर लगातार रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए, इजराइल से को हथियार ना देने को लेकर, नेतन्याहू की सरकार पर सैंक्शन लगाने को लेकर और गजा में जो कुछ चल रही है किलिंग उसको लेकर, ये तमाम चीज़ों को लेकर उतरे हैं इटली के लोग सड़क पर। और उसके बाद देखिए हाथापाई, पथराव, तमाम चीज़ें इटली की सड़क पर हो रही है। बेतहाशा भीड़ है, बेतहाशा।
सोचिए, एक गलती इटली की सरकार की, उसने उसी के देश का माहौल बिगाड़ दिया। आप समझ नहीं पा रहे। अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ आपको, आपके लोगों को आपके अपने देश से मतलब है, तो नहीं, ये युवा पीढ़ी है। जेनजी का नाम सुनकर आप दहलत हो जाते हैं कि जेनजी का मतलब नेपाल तख्ता पलट नहीं। जेनजी का मतलब सिर्फ ये होता है जनरेशन जेड, जो आगे जाकर ये पीढ़ी संभालेगी हर एक देश का, दुनिया का भविष्य है। वो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सा देश कैसे कैसे क्या क्या करता रहा है। इसलिए अमेरिका आज अकेला है दोस्तों, महाशक्ति होने के बावजूद। इजराइल जो 24 महीने पहले 2 साल तक पहले तक पीड़ित हुआ करता था, आज उसे जिनोसाइड करने वाला देश कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, क्योंकि अब जनता इस देश की पीढ़ी, नई पीढ़ी किसी भी देश की, वो पढ़ती है कि क्या हुआ था। वहीं स्पेन ने क्या कहा है, सुनिए। In February 2022, Russia invaded Ukraine. Much of the international community, including the US and the European Union, rightly condemned this aggression. We also approved sanctions against the invader and provided support to the victim. Well, then I keep wondering what double standard prevents us from condemning with the same determination the murder of over 60,000 Palestinians. उन्होंने कहा जब रूस यूक्रेन में घुसा तब अमेरिका भी, और अमेरिका कहने पर बहुत संत बनना था अमेरिका कहता था कि कितना गलत है, हमने साथ दिया। स्पेन का कहना है कि हमने साथ दिया, हमने कहा ये गलत है, हमने सैक्शन भी लगाए रूस पर, हमने प्रतिबंध लगाए। लेकिन डबल स्टैंडर्ड कैसे होगा? उन्होंने कहा अपने देश की रक्षा करना एक बात है, लेकिन इसके लिए 60,000 नागरिकों को मारना, अस्पतालों पर बम गिराना, भूखे बच्चों को मौत के मुंह में झोंकना, हम अपनी आंखों के सामने 21वीं सदी के काले स्याह अध्याय को देख रहे हैं। स्पेन ने अमेरिका में हो रही इस मीटिंग में इजराइल की बर्बरता को न केवल बताया, बल्कि अमेरिका के दोगलेपन को खोलकर रखा कि आज अमेरिका किसके साथ खड़ा है। वहीं देखिए, ये पुराने बयान है, लेकिन जरा सुनिए आज की दौर। إما أن نرغم بتطبيق القانون الدولي واحترام القرارات الدولية والانسحاب من الضفة والقدس وتفكيك المستوطنات وإطلاق سراح الأسرى وعودة اللاجئين، إما أن نرغم نحن والعالم على هذه الأمور. ये सिनवार है, इन्होंने हमास लीडर, इन्होंने 5 साल पहले कहा था इजराइल देखेगा कि कैसे उस पर इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है और कैसे वो अलगाववाद हो जाता है, यानी कि कैसे वो अकेला पड़ जाता है। और देखिए आज वही स्थिति है। आप सोचिए कौन से देश उसके साथ खड़े हैं जिनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं, और इजराइल कोई मदद नहीं कर पाएंगे अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका आज खड़ा है, कल कहां कूद कर पहुंचा है पता नहीं। अब तुर्की के राष्ट्रपति का क्या कुछ कहना सुनिए। About 20 years ago, when I traveled to the United States, they asked me this question again, and I said this back then. I don't see Hamas as a terrorist organization. On the contrary, I see it as a resistance group. रेजिस्टेंट ग्रुप यानी वो लड़ाका संगठन जो अपनी देश, अपनी सरजमी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा मैं हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता, बल्कि प्रतिरोध समूह मानता हूं। वे जो कुछ भी उनके पास है उसी से अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले समझिए, मैं बार बार कहता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस देश के ज्यादातर, इस दुनिया के ज्यादातर मुल्क उपनिवेश रहे हैं, गुलाम रहे हैं। और हमने देखा है जो ताकतवर देश थे, जो अपने अलग अलग देशों को गुलाम बनाते थे, वहां आवाज उठाने वालों को लगातार ऐसे ही आतंकी बता दिया जाता था। लेकिन जब वो देश आजाद हुए, वो अपने अपने देश के महान और स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। आप कैसे कह देंगे किसी को भी लड़ाका संगठन को एक आतंकी संगठन कैसे कह सकते हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं? किसी ने भी, हमास के एक भी लड़ाके ने कहा कि वो लेबनान पर कब्जा चाहता है, वो न्यूयॉर्क लंदन में कब्जा करना चाहता नहीं, वो इजराइल की उस जमीन पर दोबारा अपना कब्जा चाहता है, वो उनकी जमीन है। और आप कह रहे हैं नहीं वो तो आतंकी संगठन है। अरे दूसरे की जमीन पर आकर आप रहोगे और आपसे कहा जाए आप हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठो और हमसे ही कहोगे क्या हम ही आतंकी संगठन है, ये कैसे हो जाएगा? आइए, इजराइल ने एक्यूज किया चाइना को, टेंशन रेज इन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। कहा गया कि अब एक दूसरे के बीच बहुत टेंशन बढ़ गई इजराइल और चीन के बीच। इस बीच चीन ने एक प्लान्स टू इम्पोज सैंक्शन। दावा किया जा रहा है कि चीन एक बड़ा सख्त प्रतिबंध लगाने जा रहा है और इजराइल पर वो रिक्लेम कर रहा है $1.5 बिलियन लोन गिवन टू इजराइल्स कूर इंडस्ट्रीज। और अगर ये हुआ तो यकीन मानकर चलिए कंगाली इजराइल की बहुत करीब आ जाएगी जी। इसके साथ साथ सऊदी अरबिया, ईरान और तुर्की ये भी देश साथ आ गए हैं। जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ हुआ है, इसमें कतर भी, ईरान भी और तुर्की भी, ये भी साथ साथ आने जा रहे हैं। कतर ये
मैं पहले बता रहा, शिया सुन्नी वाला जो भेद निकलकर सामने आ रहा था, जो दाव बहुत अच्छा खेला था, आज भी बता रहा हूं मैं, पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, शिया और सुन्नी वाला खेल करके मिडिल ईस्ट को तोड़ने की फिर से कोशिश थी, लेकिन इस एक पैक्ट ने इस शिया सुन्नी की दीवार को तोड़कर एक साथ लिया है सबको। एक सीरिया के प्रेसिडेंट अल शारा की एक खबर मैंने दिखाई थी, लेकिन अब दावा दूसरा है। जब ये निकल रहे थे यूनाइटेड नेशन के इस प्रोग्राम के लिए, इस बैठक के लिए, तब माउंट ऑफ हरमोन और गोलन हाइट्स इजराइल को देने की बात चल रही थी, जिससे दमिश्क में शांति रहे। लेकिन अब खबर है कि अल शरा ने कह दिया इजराइल हैव टू लीव माउंट हरमोन और गोलन हाइट्स टू अवॉइड फर्दर डायरेक्ट वॉर विद HTS। उन्होंने कहा HTS से सीधे युद्ध से अगर बचना है तो गोलन हाइट्स भी छोड़ना होगा और माउंट हरमोन भी छोड़ना होगा। एक ड्रोन को लेकर खबर है जो अभी एलित अल रशराह में सेंट्रल इजराइल में घुसा है, जिसको लेकर बड़ा हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। वहीं हमास के एक हमले में 4 सैनिक मारे गए। ये टैंक में बैठे थे, एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया हमास ने, और बड़ा हमला ही माना जा रहा है। और जाते जाते खबर, रूस और ईरान दोनों के बीच पैक्ट हो गया। 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहे हैं ईरान में, जिसमें रूस सीधे तौर पर भागीदार है। नमस्कार।